कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जीएस की सेकंड क्लास है और कल आपकी पहली क्लास थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो 30 क्लासेस की जो सीरीज़ है ये आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे आज जो वीडियो आ रही है उसको आज ही ख़त्म कर देना, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसको आप मतलब विलम्ब करें, क्योंकि एक महीना जब तक मैं इन क्लासेस को आपको कंटिन्यू करूँगा तब तक आपका एग्ज़ाम सामने आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि एक बार लिख लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। बच्चों, जिस दिन जो वीडियो आ रही है उस दिन वो टॉपिक वहीं पे एंड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब हमें इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वनडे एग्जाम के फैक्ट हैं। और 30 क्लासेस में मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि पटवा ये पुलिस वाले छात्रों का भी एग्ज़ाम है आपका 18 दिसंबर को, तो कोशिश करूँगा उससे पहले पहले आपके अधिकांश वीडियो इसमें कवर हो जाए, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, तो आज जीएस डे 2 लिख देना आप लोग, क्योंकि ये टोटली जीएस ओरिएंटेड क्लासेस हैं। ठीक है, और जैसे थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा यहाँ से, इसके बाद आपको मैं जो रीजनिंग और मैथ उसकी क्लासेस है कंप्यूटर वाली, वो अलग से सेपरेट से कुछ क्लासेस उसकी मैं करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मार्कर, क्योंकि नया है तो नया मार्कर जो स्टार्टिंग में होता है लिखने में जो है डार्क नहीं लिखता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, फिर भी समझा दूंगा, बोल दूंगा, आप देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, देखो आज आपका पहला जो है आपने विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पहले पर्वत श्रेणियां। ठीक है, जैसे कल मैंने 6 टॉपिक आपको बता दिए थे, उसी प्रकार से आज पहला क्या देखोगे आप? पर्वत श्रेणियां। देखो इसमें 3-4 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो पर्वतों के प्रकार से क्वेश्चन करता है, यानी आप इसी प्रकार से एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लेना और उसमें पहला आपने लिखना है बच्चों अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। क्या लिखोगे? पहला अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब रेजिड्यूल पर्वत। ठीक है, यानी रेजिड्यूल माउंटेन। अवशिष्ट क्या होता है? जो बचे कुचे पर्वत होते हैं। ठीक है, जो पहले किसी और रूप में होंगे अब वो लास्ट कंडीशन में रहे होंगे, रेजिड्यूल है। ठीक है, सेकंड लिखना आपको वलित या मोड़दार पर्वत। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, या वलित आएगा या मोड़दार आएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रट के जाना है आपको, वलित या मोड़दार पर्वत लिखना है। ठीक है, तीसरा आपको लिखना है बच्चों भ्रंश या ब्लॉक पर्वत, यानी भ्रंशोत पर्वत लिखो भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, भ्रंश पर्वत लिख दो, या आप लोग भ्रंश जैसे घाटी होती है ना, उसी के साथ साथ जो घाटियां होती है पर्वत भी बनते हैं, तो भ्रंशोत पर्वत लिखो, ऐसे लिखो भ्रंशोत पर्वत, भ्रंश पर्वत। ठीक है, इसी को अपना क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और लास्ट में आपको जो है भ्रंश पर्वत लिख दिया, वलित या मोड़दार लिख दिया, अवशिष्ट लिख दिया, और इसके बाद एक और लिख लो आप लोग ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से तो खैर आएगा नहीं प्रश्न, मुश्किल है, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ये ज्वालामुखी तो यहां से तो मुश्किल से आएगा, इनसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल पूछेगा आप लोग, अरावली लिख लीजिए आप लोग। क्या कर लो? एक अरावली किसका एग्जाम्पल है? अवशिष्ट। इसके अलावा आप लोग जो विंध्याचल भारत का, ठीक है, क्या लिखोगे? विंध्याचल, ये भी किसका एग्जाम्पल है? अपने आप में अवशिष्ट पर्वत का। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत हो गया भारत में, महादेव की पर्वत श्रेणियां होगी, और इसके अलावा पारसनाथ। ठीक है, झारखंड वगैरह के आसपास पारसनाथ, और कहीं कहीं आपको एक विश्व की पर्वत श्रेणी है अपलेशियन, ये भी आपको अवशिष्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी ये महत्वपूर्ण है। तो यहां से क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं पूछता जितना ये वलित और इससे पूछेगा, किससे? भ्रंशोत से। ठीक है, वलित से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, लिखो हिमालय लिखो, अल्पाइन लिखो, रॉकी लिखो, एंडीज लिखो। हिमालय पर्वत, अल्पाइन, अल्पाइन, ठीक है, रॉकी लिखो, रॉकी पर्वत कहाँ है फिर बताऊंगा। ठीक है, एंडीज पर्वत लिखो। ये सब के सब क्या है बच्चों? वलित या मोड़दार पर्वत के एग्जाम्पल, यानी हिमालय, अल्पाइन, रॉकीज, एंटीज, इसके अलावा अपलेशियन, ये वाला। ठीक है, दोनों जगह आपके इसके नाम मिलते हैं। अब भले ही ये रेजिड्यूल में चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपलेशियन किसी न किसी समय में इसका भी निर्माण किससे हुआ है? वलित या मोड़दार पर्वत से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा लिखो एटलस, काकेसस, एल्बुर्ज और हिंदुकुश। एटलस पर्वत लिखो आप, एक ये इंपोर्टेंट है। इतने में से जो आएगा तो इतने में से आ जाएगा। ठीक है, एटलस तक आने वाला होगा तो प्रश्न यहीं से बन जाएगा, लेकिन 2-4 और लिख लो आप, एक काकेसस लिखो, एक एल्बुर्ज लिख लो। ठीक है, काकेसस लिखो और एक लिखो एल्बुर्ज पर्वत। इतना कर लो, बाकी होने को हिंदुकुश भी लिखता है आपका, इतना काफी है। इतना आपको याद रखना कि वलित या मोड़दार पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, एक एल्पस और यूराल भी लिख लो, इसमें इंपोर्टेंट छूट गया, एक यूराल लिख लो, एक लिख लो आप एल्पस लिख लो। ठीक है, कहां पे लिखोगे? एल्पस, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, लास्ट में
एक ये भी लिख लो, ठीक है। यानी ये जो एग्जाम्पल है अपने आप में, ये किसके हैं? वलितिया अपने आप में मोरदार पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वलितिया मोरदार पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ये आपके काफी हैं इतने। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखना, वलितिया मोरदार पर्वत कौन सा है कौन सा नहीं, तो आप इसको रट्टा मार दो, कहां है फिर देखेंगे। ये तीसरा आता है बच्चों भ्रंशोत्स, इसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल आता है वो वासदेश पर्वत का आता है, ठीक है। आएगा तो वासदेश पर्वत ही आएगा इसमें से, वासदेश पर्वत लिखो, क्या लिखोगे? वासदेश पर्वत, ठीक है। ये यूरोप में पड़ता है, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत है जो कि भ्रंशोत्स या ब्लॉक पर्वत का क्या है? एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक सियरा नेवादा और हर्ज पर्वत आता है जर्मनी में, वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक लिखो हर्ज, हर्ज पड़ता है अपने आप में, जर्मनी लिख देना हर्ज के ब्रैकेट में, ठीक है। ये क्या लिखोगे? जर्मनी लिख देना। एक सियरा निवेदा पढ़ लिखना, सियरा निवेदा, ये पड़ता है बच्चों यूएसए वाले इलाके में, यानी जो नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, देखो वासदेश पर्वत किसका एग्जांपल है? एक, बाकी ये वाले, इन दोनों में से ही प्रश्न पूछेगा, ये बहुत कम चांस है और वो भी बहुत कम चांस है। ज्वालामुखी पर्वत देखो, माउंट किलिमंजारो, माउंट काटोपैक्सी, ये सब के सब ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल है। फुजियामा, ये सब के सब किसके हैं? अपने आप में ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में एक लिख दो फ्यूजियामा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। फ्यूजियामा, और फ्यूजियामा लिख दिया। माउंट काटोपैक्सी लिख दो, माउंट किलिमंजारो लिख दो, मंजारो, ठीक है। ये आदि, ये दो बहुत है बस, बाकी ज्वालामुखी पर्वत से आने से मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल आप इसी के नीचे लिख देना। इतना अगर आप लोग करोगे तो आपका काम इससे बन जाएगा, ठीक है। पर्वत श्रेणी से अगर उसने ऐसे नहीं पूछा तो पर्वतों से क्या पूछता है पता है? कौन सा पर्वत कहाँ है। ये तो मैंने आपको एक देखो, ये प्रश्न से पूछने जाने के चांसेस बहुत रहते हैं, ये जो मैंने अभी बताया आपको। वरना अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेन आप लोग लिख लेना, तो आपका एक नंबर बनने के बहुत ज्यादा इससे क्या रहती है? चांसेस रहते हैं, ठीक है। पर्वतों का सागर किसको कहते हैं? लिख दो एक, तो पर्वतों का सागर ये कहा जाता है बच्चों ब्रिटिश कोलंबिया को, जो कि यूएसए में पड़ता है, ठीक है। यूएसए के वेस्टर्न पोर्शन पे, नॉर्दर्न अमेरिका में, ब्रिटिश कोलंबिया। अब ये ब्रिटिश नाम सोच के मैं समझना कि यूरोप में है, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर बोला जाता है, ठीक। इसके अलावा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको पता होगी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछता है तो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। एंडीज, और एंडीज कहां पड़ती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। क्या लिखोगे? एंडीज ब्रैकेट में लिखो दक्षिणी अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है आपका, उसका जो वेस्टर्न पोर्शन है वहां पर एंडीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसी एंडीज के अलावा एक आता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, कहां पाया जाता है? दक्षिणी, ये भी बहुत आता है पेपर में, तो क्या लिखोगे? दक्षिणी आल्प्स, ठीक है। आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ठीक है। ये कहां पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। इसको भी आपने नोट करना है, ठीक है। रॉकी पर्वत आपको पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका लिखो, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है रॉकी पर्वत। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहां पाया जाता है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूर्वी भाग है, वहां ये पाया जाता है ग्रेट डिवाइडिंग। इसके अलावा आता है बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मतलब ये क्या लिखा है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ठीक है। यहां और इसमें कंफ्यूज मत करना, एक और है आल्प्स, ठीक है। ये सिर्फ दक्षिणी लिखिएगा तो अलग हो गया। नॉर्मल अगर आपका आल्प्स पूछता है तो ये यूरोप में पड़ता है। क्या क्या लिखोगे? फ्रांस लिखोगे। किस किस देश में? देखो, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड लिखो। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड, SWTZ लिख दिया मैंने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप की पर्वत श्रेणी है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ये अपने आप में पाई जाती है, इसको देखना है, ठीक है। व्हाइट पर्वत लिखो, व्हाइट पर्वत ये पाई जाती है यूएसए में। कहा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट और कर देना, अराकान योमा, भारत और म्यांमार के बीच, ठीक है। लिखो अराकान योमा, ये पूछता है किस किसके मध्य है? भारत व म्यांमार के मध्य है। और इसकी 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है पूछता है, तो इसका नाम लिखो नगा, चिन, लुसाई और पटकोई, ठीक है। नगा, चिन,
लुसाई और पटकोई, ये किससे संबंधित है पूछेगा तो अराकान योमा से बताना है। ठीक है, ये इसी श्रेणियां जो है किस चीज से संबंधित हैं तो अराकान योमा, बल्कि भारत और म्यांमार के बीच अपने आप में अवस्थित है। ठीक है, एक लास्ट लिखो, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और ब्लैक पर्वत यूएसए में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ये बहुत आता है पेपर में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है अपने आप में जर्मनी में, जो कि किस नदी घाटी में है? राइन घाटी लिखो, राइन नदी घाटी में लिख देना है। ठीक है, और खाली ब्लैक पर्वत आएगा तो फिर यूएसए हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक पर्वत आएगा तो वो यूएसए हो गया। माउंट ड्रेकेनबर्ग आएगा आपसे तो दक्षिणी अमेरिका में, माउंट ड्रेकेनबर्ग, ये भी बहुत पूछता है कहाँ पाया जाता है करके, ये पाया जाता है तो दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये माउंट ड्रेकेनबर्ग अपने आप में अवस्थित है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। एटलस, एक बार पूछा गया था कि एटलस पर्वत जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। एटलस अगर आप देखोगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसका जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यानी उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वहां पर एटलस पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। लिखो एटलस पर्वत श्रेणियां, एटलस पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी जो मिस्र वगैरह है, सहारा रेगिस्तान है ना, उस वाले के वेस्टर्न पोर्शन में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत अपने आप में पाए जाते हैं। ठीक है, एक लिखो एलबुर्ज, ये भी बहुत आता है पेपर में। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी पाई जाती है बच्चों ईरान में। कहाँ पर पाई जाती है? ईरान में। और इसी के साथ एक आप लोग लिखना माउंट टिटलिस, माउंट टिटलिस, ये पाया जाता है बच्चों स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? स्विट्जरलैंड, SWTZ लिख देना शॉर्ट में। ठीक है, और एक लिख लो लास्ट में, पेरिनीस पर्वत किसके बीच सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस। पेरिनीज पर्वत किनके मध्य है? स्पेन व फ्रांस। ठीक है, स्पेन व फ्रांस। अब देखो आपको क्या करना है, चाहो तो आप इनको मैप पर सर्च कर सकते हो कि लोकेशन कहाँ कहाँ है, बट अगर पर्वत से प्रश्न आता है तो आपका इतने पोर्शन से बन जाना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो बताया, एक तो आप वो याद रखना कि ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल, एक जो मोरदार और नवीन बलित पर्वत के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने ब्लैक फॉरेस्ट बताया वो भी पेपर में आता है। आल्प्स श्रेणी पूछता है, वो दक्षिणी आल्प्स और आल्प्स में कंफ्यूज होता है, वो याद रखना। एलबुर्ज पर्वत भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में ईरान में, और एटलस पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप करके चले जाते हैं तो आपका यहां से प्रश्न बन जाएगा, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो एक सेकंड क्वेश्चन जो बनता है विश्व ये पेपर में, प्रमुख नहर से भी क्वेश्चन उठाते हैं, और इसमें मैं 3 ही या 4 ही नहर बताऊंगा आपको नहरें। ठीक है, देखो एक तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा किसके बारे में, स्वेज कैनाल के बारे में। ठीक है, स्वेज नहर, ये ध्यान रखना। देखो बच्चों, ये जो बन के तैयार हुई थी 1869 में तैयार हुई थी। ठीक है, खुली थी ये व्यापार के लिए 1869 में, जब महात्मा गांधी का जन्म ईयर था तभी खुली थी। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है अगर पूछता है तो बता देना, भूमध्य सागर को किससे जोड़ेगा? ये लाल सागर से, रेड सी से। ठीक है, और लाल अगर सागर का नाम नहीं आता है तो लाल सागर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आएगा, हिंद महासागर। ठीक है, या तो हिंद महासागर लिखा होगा या लाल सागर, इन दोनों को जोड़ते, इसको ध्यान रखना। इसका जो स्वेज कैनाल है, इसके उत्तरी भाग में एक पोर्ट है, बंदरगाह है, मिस्र का वो हिस्सा है, उसको बोलते हैं पोर्ट सईद। ठीक है, तो जो स्वेज नहर है इसके उत्तरी भाग पे जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण बंदरगाह है पोर्ट सईद को लिखो। स्वेज नहर के उत्तरी भाग पर कौन सा पत्तन अवस्थित है? ठीक है, बंदरगाह, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं पोर्ट सईद। ठीक है, जबकि इसके दक्षिणी भाग पे लिखो, स्वेज नहर के दक्षिणी भाग पर कौन सा पोर्ट है? दक्षिणी भाग पर वो स्वेज पोर्ट है, उसका नाम ही स्वेज पोर्ट है, यानी स्वेज बंदरगाह। ठीक है, स्वेज पोर्ट अवस्थित है। कभी कभी स्वेज नहर की टोटल लंबाई भी पूछ देता है। ठीक है, लगभग अगर अप्रोक्स बता रहा हूं, लगभग लिखो इसकी 165 किलोमीटर। ठीक है,
लगभग किसकी होगी 165। अब इसके आसपास का ऑप्शन लगा देना, 164 165 की समथिंग जो आएगा लगभग इतनी है। अब सुएज नहर से याद रखना किन दो देशों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, किन दो महाद्वीपों की, मतलब पहले जो है बहुत घूम के आना पड़ता था, उसके बाद ये व्यापार के लिए खुला तो इससे डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या होगी, कम होगी। तो सुएज नहर के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट इसके बारे में है, ये सबसे बड़ी पोतवाहक नहर भी है, यानी जो अपने साथ पोत लेके जाती है, ठीक है, यानी नाव सबसे बड़ी पोतवाहक लिखो, सबसे बड़ी पोतवाहक। चलो उसका मन नहीं किया आपसे सुएज नहर पूछने का, तो अगर वो दूसरा क्वेश्चन अगर उठा सकता है कैनाल वगैरह से, वो उठा सकता है पनामा नहर से, ठीक है। तो बी आपने कहां पे कर देना है, यहीं पे बी लिख दो, बी पनामा, पनामा नहर, पनामा नहर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किन दो महासागरों को जोड़ती है, क्योंकि इसके एक साइड है प्रशांत महासागर, इसके वेस्ट में प्रशांत महासागर, जबकि इसके ईस्ट में है अटलांटिक या अंध महासागर, प्लस अटलांटिक महासागर लिखो, अटलांटिक महासागर, इसी को अंध महासागर भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को ही क्या करती है, जोड़ती है पनामा नहर, इन दोनों को जोड़ती है, इन दो महासागरों को अपने आप में क्या करती है, जोड़ती है। इसको ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। 1914 ईस्वी से इसका काम, इसको 1914 में ही बनकर तैयार हुई थी, 1949। अगर ये नहीं पूछेगा तो जो कल मैंने आपको होम्स बताया था ना, 5 ग्रेट लेक के नाम, यानी महान झीलों के नाम, HOMES, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, इरी और सुपीरियर, उन्हीं में से एक दो झीलें ऐसी है जिनको कवर करती सू नहर। तो तीसरा लिखो सू नहर, ठीक है। ये जो सू नहर है बच्चों, उन्हीं जो 5 झीलें मैंने बताई हैं होम्स, उसमें 2 नहर झीलें ऐसी जिनको जोड़ती है, ये है सुपीरियर और ह्यूरॉन को, ठीक है। साथ से याद रखना सुपीरियर और ह्यूरॉन लिखो, सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती है, ठीक है, ह्यूरॉन से जोड़ती है कौन सी नहर, सू नहर। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना, फोर्थ, मतलब ABC, ठीक है, D लिख दो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो भी बहुत पेपर में पूछता है, उसका नाम है बच्चों अपने आप में कील नहर, ठीक है। तो ABCD, D कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूं, कहाँ लिखूं बताइए आप ही, इधर लिख देता हूं, दिख जाएगा ना इधर, हाँ दिख जाएगा इधर पे, D लिख दिया मैंने, कील नहर, ठीक है। तो कील नहर किन किन को जोड़ती है पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ठीक है, यूरोप में है कील नहर लिखूं, कील नहर जोड़ती है तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है। यहां से अगर नहर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपका काम बन जाएगा। नहर के अलावा कई बच्चों को ये लगता है कि बांध वगैरह भी पूछ सकता है, तो 1 या 2 बांध इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आता है, और मुझे तो लगता है कि वही जो मिस्र वाला है, ठीक है, जो मिस्र वाला है वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है बात, और तो ऐसे मतलब पूछता है नहीं। तो अगला जो आप लिखोगे थर्ड वाला, थर्ड क्या लिखोगे, डैम लिखोगे, ठीक है, बांध, प्रमुख बांध विश्व के, इंडिया के तो आपको पता ही है। तो इसमें एक हुवर डैम लिख लो, क्या पता कभी पूछता है कि हुवर बांध किस नदी, सिर्फ यही पूछेगा कि किस नदी पे बना है, ठीक है। एक हुवर बांध लिख लो, एक लिखो असवान बांध, जो कि इंपोर्टेंट लगता है मुझे, आप इसको इंपोर्टेंट कर देना, असवान बांध किस नदी पर बना है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है, नील पे बना है। इसके अलावा एक लिखो आप लोग कैरिबा बांध, कैरिबा 3, और एक लास्ट लिख लो आप इपेतू बांध, इपेतू बांध, ठीक है, 4 लिख लो। इसमें देखो हुवर डैम जो बना है बच्चों कोलोराडो नदी पे बना है, USA में, ठीक है, लिखो कोलोराडो नदी पर बना है USA में। असवान बांध बना है नील या नाइल नदी पे, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। इसके अलावा जो कैरिबा बांध बना है वो बना है जाम्बेजी नदी पे, और जो इपुतू बना है वो पराना नदी पे बना है, ठीक है। पराना है ब्राजील और वहां, ठीक है, पराना, और कैरिबा बना है जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी, ठीक है, क्या लिखोगे, जाम्बेजी नदी पे बना है ये। तो ये आपके 3 डैम हैं, 4 डैम, इसमें से सबसे इंपोर्टेंट असवान बांध है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कभी कभी प्रवाल भित्ति से भी प्रश्न पूछता है, तो वो लिखिए अगला प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति से जो क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो है बच्चों, एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पैसिफिक ओशन के साइड, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एक पोर्शन पाया जाता है क्वींसलैंड में, उसको बोला जाता है बच्चों ग्रेट बैरियर रीफ। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ अवस्थित है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, लिखो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। जो इसका एक प्रायद्वीप है उसका नाम है क्वींसलैंड में, लिखो
क्वींसलैंड, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रीफ माना जाता है प्रवाल रीफ, प्रवाल भित्ति, तो क्वींसलैंड में है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और ये जो है प्रशांत महासागर के साइड है, ठीक है। हिंद महासागर पे नहीं है, प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ से ग्रेट बैरियर रीफ के अलावा प्रवाल भित्ति वाला देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सीधे आते हैं बच्चों आपके एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, और उसमें मैं ये नहीं चाहता हूँ आप किसी भी तरीके से कंजूसी करो उसको याद करने में, ठीक है। रटना आपका काम है, बताना मेरा काम है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पेपर में पूछे जा सकते हैं जीएस के अंदर, ठीक है। तो अगला आपने जो लिखना है, यहाँ पे हेडिंग डालो विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, भूमध्य रेखा। इससे जो सबसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन सी लाइन होती है, 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं, ठीक है। ये तो पता होगा आपको, 0 डिग्री अक्षांश होती है जो, उसको बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा, ठीक है, या विषुवत रेखा। इससे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप मैप को देखोगे, ऐसे ऐसे एक लाइन पड़ी होगी आपके ग्लोब पे, तो इस पे कंट्री हैं, देश हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बहुत से देश हैं, बहुत क्या 13 कंट्री लगभग मान के चलिए, 3 महासागरों से होकर गुजरती है और अपने आप में कुछ द्वीप समूह से भी जाती है। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ से पिक पुट करता है, तो आप क्या करना, मैप के साथ साथ पढ़ना, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर आप अपना मैप खोलो विश्व का, सबसे वेस्टर्न पोर्शन से शुरू करो, अब आगे पीछे मैं कर दूंगा, लेकिन आपको कहीं पे इक्वेडोर मिलेगा, देखो, ठीक है। इक्वेडोर के जस्ट आप थोड़ा आगे से जाओगे, कोलंबिया मिलेगा, कोलंबिया। जो मैं इंपोर्टेंट है वो पहले बताऊंगा, ठीक है, फिर अदर लिख दूंगा मैं नीचे से। आप इसमें इनको तो ध्यान रखना ही रखना, क्योंकि ऑप्शन में यही आते हैं। इक्वेडर लिखो, कोलंबिया लिखो, फिर लिखो ब्राजील और गैबोन, ब्राजील उसके बगल में, ठीक है, एक लिखो यही गैबोन, जो मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सीधे हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, वहां लिख लेते हैं हम एक कांगो, मतलब गैबोन के बाद कांगो और कांगो गणराज्य और युगांडा, ठीक है। कांगो, कांगो अलग है, कांगो रिपब्लिक अलग है, ठीक है। कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, ठीक है। उसके बाद लिख लो युगांडा, एक लिख लो आप केन्या, एक लिख लो सोमालिया, उसी के देखते रहना मैप पर, ठीक है, सोमालिया। और इसके बाद सीधे आप लोग चाहो तो क्या लिख सकते हो, इंडोनेशिया लिख लो, ठीक है। जो इंपोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, बाकी इसके अलावा तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो सोमालिया लिख लो, मतलब सॉरी इंडोनेशिया। प्रश्न पूछता है, इसी से पूछेगा, इंडोनेशिया। और क्वेश्चन क्या करेगा, इनमें से कहां से विषुवत होकर रेखा होकर नहीं गुजरती है, प्रश्न इन्हीं ऑप्शनों में देखेगा, ठीक है। अन्य भी हैं, ऐसा नहीं कि यही से गुजरती है, अन्य अन्य नहीं पूछता वैसे, इनमें से पूछेगा। एक ऑप्शन मैक्सिको डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। और कैसे देखना, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जाओगे तो दिख जाएगा इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया और इंडोनेशिया। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं देख लेना दाएं बाएं। अन्य जो है बच्चों, उसके नाम भी लिख लो, वो इतने इंपॉर्टेंट भले ही नहीं है आपके। एक लिख लो आप सीधे सीधे मालदीव, मालदीव से भी जाती है, ठीक है, इक्वेटर। और इसके अलावा लिख लो साउ टोम्स और प्रिंसेप, किरीबाती लिखो पहले, किरीबाती, किरीबाती, ठीक है, किरीबाती। और एक इसी तरीके से आप लोग लिखो साओ टोम और प्रिंसेप, ठीक है, पूरा एक नाम है, साओ टोम और प्रिंसेप, ये पूरा एक है, ठीक है, और प्रिंसेप, ये पूरा का पूरा एक नाम है अपने आप में, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो विषुवत रेखा अगर कहां से किस वहां से होकर गुजरती है, तो आपको ये याद रखना है कि इन राष्ट्रों से होकर विषुवत रेखा क्या करती है, गुजरती है। ये आपके दिमाग में बसा लो, ठीक है। अब दो और लाइन होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसीलिए देखो मैं नहीं करा रहा हूं आपको, मैंने आपको बिल्कुल ये नहीं कहा कि कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती, इसको भी याद करो, या मकर रेखा कहां से होकर गुजरती, इसको भी याद करो। मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस न्यून है। तो कर्क रेखा जो होती है उसमें भारत के राज्य पूछता है कि कौन से राज्य भारत के हैं, ठीक है। कर्क रेखा से बच्चों भारत के 8 राज्य, 8 भारतीय राज्य इस पे हैं। ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछता है, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है तो पता होगा आपको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जिसमें कि भारत के 8 राज्य हैं। 8 राज्य कौन कौन से होंगे, देखो, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, देखो ऐसी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम,
ठीक है, कितने हो गए, 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्टेट जो है इसको क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। वैसे यही है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारतीय 8 राज्य जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है, कौन सा नहीं है, यहां से आपको क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। मकर रेखा से मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि खाली मकर रेखा की वैल्यू लिख लो कौन सी होती है। मकर रेखा बोलते हैं बच्चों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, ठीक है, दक्षिण लिखा होना चाहिए, इतना ही पूछेगा, ठीक है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपने अक्षांश पढ़ा ऐसे आपके देशांतर भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है अक्षांश यानी वह देशांतर रेखा का, अक्षांश व देशांतर रेखा का मिलन बिंदु कौन सा है, यानी जहां पर ये दोनों कटते हैं एक दूसरे को, मिलन बिंदु। ये है बच्चों गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में, लिखो गिनी की खाड़ी में मिलते हैं, ठीक है, गिनी की खाड़ी। और गिनी की खाड़ी कहां पर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अब आप ये समझे नहीं समझे, देखो ये होते हैं अक्षांश रेखाएं, ऐसे पता होगा, ये होती हैं देशांतर रेखाएं इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर 0 डिग्री अक्षांश, यानी ये अक्षांश रेखा का मतलब क्या है, 0 डिग्री लिखो इसके आगे, 0 डिग्री अक्षांश यानी जो विषुवत रेखा है, ठीक है, वह 0 डिग्री देशांतर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मध्य, ये मेन जो लाइन होती है इसको 0 कर देना इसके आगे, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। कहने का मतलब जो हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री अक्षांश, और जो हमारी मेन जो लाइन है कौन सी वाली, जहां से मानक समय लिया गया, जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, इन दोनों का मिलन यहां पर होता है। और ये जो है पोर्शन गिनी की खाड़ी है बच्चों, और गिनी की खाड़ी कहां पड़ती है, अटलांटिक महासागर में पड़ती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखना यहां से जो देशांतर, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि देशांतर रेखा से प्रश्न, और देशांतर से जो क्वेश्चन आता है आपको मैं पहले बता दूं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो देखना पहले ये क्या याद रखना, 0 डिग्री देशांतर को क्या बोला जाता है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश को तो भूमध्य रेखा बोलते हैं ना, इस 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है बच्चों मानक समय। यानी मानक समय किससे लिया गया है, पूछता है कौन सी रेखा से, तो 0 डिग्री देशांतर से। और ये जो 0 डिग्री देशांतर, इसको ये जाती है लंदन के ग्रीनविच से होकर, लंदन ग्रीनविच से होकर इसके जाती है, ये लाइन जाती है, और इसको बोला जाता है प्रधान देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रधान देशांतर और या प्रधान मध्याह्न रेखा। इसी से किसी विश्व का, मतलब किसी जगह का प्रधान मध्याह्न, ठीक है, किसी जगह का इससे रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, कहीं का समय निर्धारित होता है इससे, ठीक है। ये समय के लिए ये वाली लाइन होती है 0 डिग्री देशांतर। तो अगर पूछता है कि कहीं का समय निकालना है तो उसके लिए मुख्य लाइन कौन सी, प्रधान देशांतर या प्रधान मध्याह्न। इसी के आधार पर हम कहीं का समय क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, जो कि कहां से जाती है, लंदन के ग्रीनविच से लिया गया है, ठीक है। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर है किन देशों से होकर जाती है ये भी पता होना चाहिए। ये जाती है बच्चों, लिखो यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड मत करना है, ठीक है। इसको उसके नीचे आओ मैप में फ्रांस दिखेगा, उसके नीचे मैप में आओ स्पेन दिखेगा, उसके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आओ अल्जीरिया दिखेगा, माली दिखेगा और बुर्किना फासो दिखेगा, ठीक है। अल्जीरिया लिखो, अल्जीरिया, अल्जीरिया दिखेगा, उसके नीचे आओ माली, उसके नीचे आओ बुर्किना फासो, क्या दिखा, बुर्किना फासो। यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया, ठीक है, वहां से। इसके अलावा जो आता है टोंगा, घाना और अंटार्कटिका, वो नीचे टोंगा और घाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोंगा और घाना और अंटार्कटिका लास्ट में जहां बर्फीला ध्रुव, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, ठीक है। यहां से जो है अपने आप में इन जगह से क्या करती है, ये 0 डिग्री देशांतर होके गुजरती। इसके नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इनमें से कहां से जाती, कहां से नहीं जाती। तो 0 डिग्री देशांतर को मानक समय भी बोला जाता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये पूछेगा, ये बोला जाता है बच्चों 180 डिग्री देशांतर को, ठीक है, अक्षांश नहीं है, 180 डिग्री देशांतर को बोला जाता है। और ये किस यहां पे क्वेश्चन पूछता है, इसके आसपास एक जलसंधि है, उसको बोलते हैं बेरिंग जलसंधि। पहले ये कहां से जाती है, प्रशांत महासागर से, लिखो प्रशांत
महासागर से। ठीक है, अगर पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर जाती है, प्रशांत महासागर, और इसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास एक जल संधि है, उसके पास कौन सी जल संधि है पूछेगा तो बेरिंग जल संधि। कल बताया था ना मैंने, यूरोप और सॉरी एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, तो यहां पर बेरिंग जल संधि के पास लिखो, बेरिंग जल संधि, यानी बेरिंग जल संधि इसी के पास अवस्थित है। ठीक है, कहां पर, जहां पर ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, बेरिंग जल संधि। अब देखो जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूं, जो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन आता है वो जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री से जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है, ठीक है, 0 डिग्री को बोलते हैं बच्चों 0 डिग्री देशांतर जो होती है, देशांतर। ठीक है, ये जो इससे हमारा क्या निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है। अब ये 0 डिग्री को समझना है, जैसे ये है, सपोज ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये सपोज हमने सीधी डाल दी, होती नहीं है सीधी। ठीक है, 0 डिग्री। अब इससे जो मतलब ये क्या होगा, जैसे जैसे एक एक देशांतर का अंतर आएगा, तो एक देशांतर में, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। लिखो देशांतर बराबर 4 मिनट, यानी कहने का मतलब है जो कंट्री इससे पूर्व की ओर जाएंगी, ईस्ट की ओर, वो 4 मिनट वहां का समय ज्यादा होगा। जैसे जो जहां से 0 डिग्री देशांतर हो रहा है, यानी ग्रीनविच लंदन में, ग्रीनविच में अगर 12 बजा है दोपहर का, 12 PM है, ठीक है, दोपहर का, तो जो कंट्री इससे ईस्ट की ओर जाएंगी, हर 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आएगा। बाई चांस अगर कभी ग्रीनविच में 12 बजा है और कोई राष्ट्र ऐसा है जो ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में अवस्थित है, कितना, 20 डिग्री पूर्व में, ठीक है, यानी ईस्ट की ओर, तो वहां का जो टाइम हो जाएगा, अब देखो 1 डिग्री में 4 मिनट, 20 डिग्री में कितने का अंतर आ जाएगा, 80 मिनट का, और 80 मिनट को आप क्या बोलते हो, 1 घंटा 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट। तो वहां का जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 में से 1 घंटा 20 मिनट आगे करो, 1:20 मिनट। ठीक है, 1:20 मिनट। और सपोज यही राष्ट्र कोई पश्चिम की ओर है, ध्यान रखना, 20 डिग्री बच, तो ईस्ट की ओर जाने में समय क्या होता है, बढ़ता है, समय उसको जोड़ देंगे ग्रीनविच से। ठीक है, वेस्ट की ओर आने में समय क्या होता है, घटता है। अब देखो से कोई कंट्री 20 डिग्री पश्चिम में है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, तो वहां का जो समय होगा, ग्रीनविच में अगर 12 बजा है तो 1 डिग्री में कितने का अंतर है, 4 मिनट, तो 20 डिग्री में 80 मिनट, यानी 80 मिनट बैक आ जाओगे इससे। 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट, तो 12 में से 1 घंटा 20 मिनट करो तो 10:40 मिनट। ठीक है, तो पश्चिम वाले में 10 बज के क्या हो जाएंगे, 40 मिनट, यही तो होगा ना, 1 घंटा 20 मिनट, तो ये होता है समय। तो आपसे कैलकुलेशन आधारित क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का जो मानक समय लिया गया वो कितना है, भारत का मानक समय लिखो, भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ठीक है, ये है अपने आप में 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा लिखा होना चाहिए, भारत का मानक समय ऐसा है 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, इससे होकर भारत का मानक समय लिया गया। और आपका क्वेश्चन आज का होमवर्क है, मानक समय, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों और कौन कौन से होकर गुजरती है, मानक समय रेखा 4-5 राज्य कौन कौन से, उसके नाम लिखना है। ठीक है, मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्य, भारत की मानक समय कितने रेखा, ठीक है, उसको चेक कर लेना कौन कौन से है, यूपी है, उसके अलावा नीचे छत्तीसगढ़ है नहीं है, आंध्रा है नहीं है, नीचे उड़ीसा, जो भी है 5 राज्य कौन कौन से, उनके नाम आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपका, वो होमवर्क, ये समझ गए ना, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर आएगा, इतना समझना है। ठीक है, ईस्ट की ओर बोलेगा पूर्वी गोलार्ध में तो समय बढ़ेगा, जोड़ देना, वेस्ट की ओर आएगा तो समय घटा देना, इसको ध्यान रखना। तो एक होमवर्क क्वेश्चन आपको अंतिम आज का लिखना है, अगर प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो पेपर में कैसे लिखो, यदि क्वेश्चन लिखना पूरा, यदि कोई देश, यदि कोई देश, यदि कोई देश, ठीक है, 45 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर अवस्थित, पूर्वी 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर है, पूर्व देशांतर पर है, ठीक है, पर है, वह ग्रीनविच में, वह ग्रीनविच में यदि दोपहर के 2 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे, तो 45 डिग्री पूर्व पर स्थित देश का समय कितना होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 45 को 4 से इंटू करना है, उतना मिनट आएगा, जितना मिनट होगा उसको घंटे में कन्वर्ट करके 2 से जोड़ देना है। ठीक है, तो भारत का समय कितना है, अंतर आपको पता है, भारत का समय, लास्ट पॉइंट लिख लो, भारत का समय कितना अंतर है ग्रीनविच से, ग्रीनविच से कितना अंतर है,
ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कैसे है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत कहाँ पर है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व पर है। अब बताओ 82.5 को 4 से गुणा करना, ठीक है, इंटू 4 करना, तो जितना आएगा उसको डिवाइड कर देना 60 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए भारत का समय क्या है, 5.5 घंटे उससे आगे है। ये था आपका डे 2 जीएस वाली क्लासेस, ठीक है। रट्टा मार देना, आज का आओ जो देशांतर वाले के एक आध क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।